दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे सिर्फ राजनीति की बात करने नहीं आया। मैं आपसे उस खामोशी की बात करने आया हूं जो इस देश के भीतर धीरे धीरे सामान्य बना रही है। एक ऐसा दौर जहां सवाल पूछना अपराध माना जाने लगा, जहां जवाब मांगना देशद्रोह समझ लिया जाता है और जहां सत्ता की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं रह गई कि वह देश चला रही है, बल्कि यह हो गई है कि उससे कोई सवाल पूछ नहीं पा रहा है। आज सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। सवाल यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, जब आम आदमी की जेब खाली हो रही है, जब महंगाई बैंक ब्याज से तेज भाग रही है, जब किसान लागत नहीं निकाल पा रहा है, जब मजदूर मजदूरी से घर नहीं चला पा रहा है, जब युवा डिग्रियां लेकर बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, तो फिर देश के वित्त मंत्री कहाँ हैं? देश के कॉमर्स मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? देश के पेट्रोलियम मंत्री आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? और अगर सरकार केवल प्रधानमंत्री के इशारे पर चलती है तो प्रधानमंत्री सवालों से बच क्यों रहे? देश चमक रहा है, लेकिन किसके लिए? आपने गौर किया होगा, टीवी पर आपको बताया जाएगा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसी भारत में करोड़ों लोग मुफ्त राशन करने पर, लाखों नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, युवा कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जिंदगी काट रहे हैं, किसान कर्ज में डूब रहा है और मध्यम वर्ग ईएमआई, टैक्स और महंगाई के बीच पिस रहा है। तो सवाल उठता है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी शानदार है तो जनता परेशान क्यों? अगर विकास हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर टैक्स इतना वसूला जा रहा है तो सरकार लगातार कर्ज क्यों ले रही है? आज देश का नागरिक हर जगह टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, गैस पर टैक्स, खाने पर टैक्स, कपड़ों पर टैक्स, दवाइयों पर टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स, मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद होने वाले खर्च तक में टैक्स। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा जा कहाँ? अगर जीएसटी का पैसा राज्यों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा तो वह पैसा किस खाते में जमा हो रहा है? अगर सरकार हर साल लाखों करोड़ ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है तो आखिर इतना कर्ज लिया क्यों गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कितना कर्ज लिया गया? दोस्तों, आज देश के भीतर दो भारत दिखाई देते हैं। एक वो भारत जहां बड़े कॉरपोरेट लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और दूसरा वो भारत जहां आम आदमी अपने बच्चों की फीस भरने से डर रहा है। आज हालात यह है कि छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, मध्यम उद्योग टूट रहे हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। क्यों? बैंक घाटे में है, लेकिन वही कारपोरेट हजारों करोड़ का नया कर्ज ले लेते हैं। एनसीएलटी में घाटे वाले सौदे होते हैं, लेकिन नुकसान आखिरकार जनता के पैसों से भरा जाता है। तो क्या यह देश जनता की अर्थव्यवस्था से कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था में बदल चुका है? सरकार कहती है हमने रुपया संभाल रखा है, लेकिन कैसे? फॉरेक्स रिजर्व बेचकर? अगर विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि रिजर्व न बेचा जाता तो डॉलर 110 रुपए पार कर जाता, तो यह स्थिरता है या अस्थायी दिखावा? और अगर यह हालात इतने खराब थे तो फिर सोने पर इंपोर्ट टैक्स पहले घटाया क्यों गया और बाद में अचानक बढ़ाया क्यों गया? यह नीति स्पष्ट थी या सरकार खुद घबराई हुई थी? दोस्तों, 28 फरवरी के बाद पूरी दुनिया अपने आर्थिक संकट संभालने में लगी थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा था? चुनाव, रैलियां, रोड शो, चार्टर्ड विमान, हजारों करोड़ का प्रचार। जब दुनिया ऊर्जा संकट की तैयारी कर रही थी तब हमारे नेता चुनावी मंचों पर भाषण दे रहे थे। सवाल यह है कि क्या सरकार को आने वाले संकट की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो तैयारी क्यों नहीं की गई? कोविड का दौर याद कीजिए, देश डरा हुआ था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। जरा उस घटना को याद कीजिए, नॉर्वे के पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, लेकिन जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री चले गए और फिर उस पत्रकार ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा सवाल नहीं लिया। सोचिए, यह बात किस देश की पत्रकार कह रही थी?
उस देश की जो प्रेस फ्रीडम में दुनिया में नंबर 1 है और भारत 197वें स्थान पर है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, यह दुनिया की नजर में हमारी लोकतांत्रिक स्थिति का आईना है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी, जवाबदेही, पारदर्शिता, संस्थाओं की स्वतंत्रता और सत्ता से असहमति का अधिकार। लेकिन अगर मीडिया सवाल न पूछे, एजेंसियां सरकार के मुताबिक चले, संस्थाएं दबाव में हो और पत्रकार डरने लगे, तो लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रह जाता। हम दुनिया को योग सिखा सकते हैं, एआई सम्मेलन करा सकते हैं, G20 पर सम्मेलन करा सकते हैं, लेकिन दुनिया आखिरकार एक ही चीज देखती है। क्या आपके यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या आपके यहाँ पत्रकार सुरक्षित है? क्या आपके यहाँ सरकार जवाब देती है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो बाकी सारी उपलब्धियां अधूरी लगने लगती। आज दुनिया के हालात बदल चुके हैं, तेल महंगा हो रहा है, सप्लाई चेन टूट रही है, युद्धों का असर बढ़ रहा है, आयात महंगा हो चुका है, एक्सपोर्ट रुक रहा है। भारत जैसे देश के लिए यह समय बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास कोई स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति है या हम अभी भी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं? दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं होता। सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सत्ता जवाब देना बंद कर देती है, जब सरकार यह मान लेती है कि जनता चुनाव में वोट दे चुकी है, अब सवाल मत पूछो, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इस देश में हजारों न्यूज चैनल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सवाल पूछ रहे हैं या सिर्फ सत्ता की बात दोहरा रहे हैं? अगर मीडिया का काम सिर्फ सरकार की प्रशंसा करना रह जाए तो फिर जनता की आवाज कौन बनेगा? आज मैं उस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, डिग्री से पहले जागरूकता जरूरी है। अगर आप सवाल पूछना छोड़ दोगे तो आने वाले समय में आपकी नौकरी, आपकी आजादी, आपका भविष्य सब प्रभावित होगा। लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ वोटर नहीं होता, नागरिक प्रहरी होता है। तो आज आखिरी सवाल यही है कि क्या इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या मंत्री जवाब देंगे? क्या मीडिया स्वतंत्र रहेगा? क्या संस्थाएं जनता के लिए काम करेंगी? और क्या अर्थव्यवस्था कॉर्पोरेट से निकलकर आम नागरिक तक पहुंचेगी, या फिर लोकतंत्र केवल एक चुनावी उत्सव बनकर रह जाएगा? दोस्तों, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता, देश सवालों से मजबूत होता है। जो सरकार सवालों से डरती है वह धीरे धीरे जनता से दूर हो जाती है, और जो जनता सवाल पूछना छोड़ देती है वह धीरे धीरे आखिर अपना अधिकार खो देती है। इसलिए सवाल पूछिए, तथ्य मांगिए, जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है, और जब जनता चुप हो जाती है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।